पहला पॉइंट बेटा आता है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। सर ये बता दिया था। हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन, यहीं से स्टार्ट दोबारा करेंगे अपने। आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस भी बोलते हैं हम, आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस बोल देते हैं या आइडियल गैस बोल देते हैं। आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो ये क्या चीज होती है, जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी एक, उसका उसको जो फॉलो करता है कंप्लीटली, व्हेन गैसेस ओबे द फॉलोइंग relation at all temperature and pressure are considered as ideal behavior of gas या ideal gases। और ये इक्वेशन क्या है बेटा, आइडियल गैसियस इक्वेशन बताया था मैंने। आइडियल गैस इक्वेशन मैंने कहा था कि जो गैस की 4 प्रॉपर्टी होती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और पीवी अपॉन नंबर ऑफ मोल, अमाउंट और टेम्परेचर का रेशो बिल्कुल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इस कांस्टेंट किसी यूनिवर्स में किसी भी प्लेनेट पे चले जाओगे, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इसलिए इसको आर से डिनोट करते हैं। दैट इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इस इक्वेशन से हम निकालते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन। अगर किसी भी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम P और V इज इक्वल टू एन आर टी के इक्वल आता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आता है, तो इसको हम बोलते हैं आइडियल बिहेव हो रहा है गैसेस का। गैस बड़ा आइडियली बिहेव कर रही है। इस आइडियल बिहेव में अगर आप आर की बात करो, तो आर जो है, वैल्यू ऑफ आर जो होता है, वैल्यू ऑफ आर जो है डिपेंड्स अपॉन यूनिट्स। यूनिट्स के हिसाब से वैल्यू आर अलग अलग आता है। जनरली हम क्या करेंगे, देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर वैल्यू निकालें आर का, देखो अगर आपके पास सपोज प्रेशर है, कंडीशन लगाते हैं अपने, सपोज कंडीशन ये है, कंडीशन इज एनटीपी, कंडीशन इज एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इस कंडीशन का मतलब होता है बेटा, टेम्परेचर जो लेना है आपको, वो नॉर्मल टेम्परेचर जो लेना है वो 0 डिग्री सेल्सियस लेना है। कितना डिग्री सेल्सियस लेना है? 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो आपको 273 केल्विन यूज करना है। तो जब कभी भी इफ यू सी द कंडीशन ऑफ एनटीपी फॉर गैसेस, देन इट मींस टेम्परेचर मस्ट बी कंसिडर्ड एज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। बिकॉज केल्विन वाला टेम्परेचर जो होता है, जो टेम्परेचर इन अगर केल्विन आप निकालना चाहते हो, तो जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है उसमें 273 ऐड कर देते हो, तो टेम्परेचर आपका केल्विन में आ जाता है। तो जब भी बेटा आपका एनटीपी कंडीशन हो, कंडीशन अगर आपकी है एनटीपी, टेम्परेचर लेना है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, एंड प्रेशर लेना है 1 एटीएम, 1 एटीएम। अब अलग अलग यूनिट में ये वैल्यू अलग अलग है। 1 एटीएम में पास्कल में लेना है तो हमने बात किया था 1.013 10⁵ पास्कल। तो अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैल्यू आ सकती है। अब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन जो है आपने ये लेना है। कई बार कंडीशन एनटीपी की जगह एक वर्ड चेंज कर देता है बेटा, वो लिख देता है एसटीपी। इफ, अगर वो बोल देता है आपको इफ कंडीशन इज एसटीपी, standard temperature pressure, again it should be kept in mind in the gaseous state, temperature again in STP is 0 डिग्री सेल्सियस। it means gases के लिए चाहे आपका एनटीपी कंसीडर हो रहा हो, चाहे आपका एसटीपी कंसीडर हो रहा हो, दोनों ही केसेस में टेम्परेचर कितना लोगे बेटा, चाहे आप एनटीपी देखोगे चाहे
STP, दोनों में टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन। मतलब यहां पर सिर्फ प्रेशर चेंज होते हैं NTP और STP में। NTP पे नॉर्मल प्रेशर होता है, नॉर्मल प्रेशर 1 ATM है, इसीलिए इसको हम नॉर्मल प्रेशर बोलते हैं। अगर आपके पास आ जाए व्हाट इज द नॉर्मल प्रेशर, वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रेशर, तो आप बोलोगे 1 ATM, नॉर्मल प्रेशर 1 ATM। टेम्परेचर इन बोथ केसेस 0 डिग्री सेल्सियस, बट प्रेशर little change, a little change in pressure. Standard pressure is the 1 bar. It means जो 1 bar होता है that is the standard pressure. That's why it is known as STP, standard pressure, standard pressure। और 1 bar is equal to आप 10⁵ पास्कल भी लिख सकते हो आप। तो NTP का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, STP का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। जनरली NTP STP में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, इसलिए आप एक ही ले लेते हो, ज्यादा फर्क नहीं करते। न्यूमेरिकल करते टाइम आप जो है सिमिलर ले सकते हो, दोनों की वैल्यू सिमिलर ले सकते हो। यहां पर अगर आप जब कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर हेलो यस सर। हाँ बेटा, स्क्रीन आ रही है? सर अभी तो नहीं आई। नेटवर्क इशू आ रहा मुझे लगता है। आई बेटा अभी स्क्रीन? यस सर। यस सर। देखो, मैंने कुछ नॉलेज क्लाउड में लिखी है कुछ पॉइंट्स, कि अगर आपको एक बार रिपीट कर दो कि अगर NTP लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या समझोगे बेटा? NTP गैसीय स्टेट में नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ, आपको वैल्यू बताना बेटा। क्या वैल्यू पढ़ोगे आप? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर कितना, प्रेशर कितना? टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हमारा 1 ATM। ठीक है। और STP लिखा होगा तो क्या होगा?
टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर टेम्परेचर 1 इज बार। अगेन 0, प्रेशर 1 बार। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस एट एनटीपी आएगा कितना दोगे बेटा? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस 22.4 लीटर NTP हाँ, पर। अगर एनटीपी बोले 22.4, एसटीपी बोले तो थोड़ा सा बढ़ा देना 1 मोल गैस का 22.7। क्लियर? अब जो है हम आर के यूनिट देखो बड़ा क्लियरली निकाल सकते हैं। जैसे सपोज आपको यूनिट ऑफ आर निकालना है, जनरल यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी या जनरल यूनिट ऑफ सपोज आर निकालना है आपको बेटा। अब ऑर्डिनरी या जनरल यूनिट ऑफ आर निकालना है तो देखो कैलकुलेट करते हैं क्या क्या वैल्यू आ सकती है आर की। तो जैसे सपोज आपको निकालना है ऑर्डिनरी, हो गया। ऑर्डिनरी और जनरल वैल्यू ऑफ आर, तो हम इक्वेशन वापस यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारे पास? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो आप एन टी इधर ले जाओ, आर इधर रखो, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? पीवी अपॉन एन टी। तो यहां पर ये वैल्यू पुट करो। देखो वॉल्यूम लिख देते हैं, मोलर वॉल्यूम ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल ले लेते हैं 1 मोल, 1 मोल, और एनटीपी कंडीशन ले लेते हैं। एनटीपी का मतलब टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा? केल्विन में रखना होता है आपको 273 केल्विन, और प्रेशर कितना यूज हो जाएगा आपका? 1 एटीएम। तो 1 एटीएम पर एनटीपी पर 1 मोल गैस है, टेम्परेचर इतना, प्रेशर इतना, तो मोलर वॉल्यूम कितना यूज लिखेंगे हम? 22.4 लीटर। 22.4। अब इन सारी वैल्यू को पुट करके आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो आप यूनिट के साथ। सॉरी, देखो आर का वैल्यू पुट, आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो प्रेशर की जगह लिखूंगा मैं, देखो प्रेशर एनटीपी पे ले रहा हूं 1 एटीएम, वॉल्यूम आ रहा है देखो 22.4 लीटर, डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू 1 मोल, टेम्परेचर का वैल्यू आ रहा है 273 केल्विन, ऐसे निकालते हो आप। तो आर की वैल्यू निकालोगे, सारा कुछ सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.0821 एटमोस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। आर का वैल्यू आ गया 0.0821 एटमोस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। अगर मुझे एसआई यूनिट निकालना है, देखो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ या एसआई वैल्यू ऑफ आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अगेन आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन एन टी। तो एन इज इक्वल टू अगेन 1 मोल, टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब प्रेशर देखो, प्रेशर आपको एसआई में रखना है, तो ये एसआई यूनिट आ गया, ये एसआई यूनिट आ गया, एटीएम में मत रखो, पास्कल में रखो। तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल आ जाएगा। और मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम कितना आ रहा है? 22.4 लीटर, लीटर मत रखो, मीटर क्यूब रखो बेटा। तो 1 लीटर में होते हैं, कितना लीटर होता है? 10⁻³ मीटर क्यूब। ये वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो आर का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, आर का वैल्यू आएगा, ये वैल्यू याद रखनी है फिर आपको, वैसे क्वेश्चन में गिवन भी होती है पर आप याद कर लो, अभी 11th से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको काफी टाइमिंग बचेगी आपकी क्वेश्चन करने में। तो आर इज इक्वल टू पी का वैल्यू देखो आ गया 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। बेटा कनेक्शन देखो अब ना, बाकी आ रही है, मुझे साफ लग रही है अभी। 1.013 10⁵ पास्कल। वॉल्यूम कितना आ रहा है बेटा? वॉल्यूम कितना लिखेंगे? बोलते जाओ। 1 मोल गैस है तो वॉल्यूम कितना लिखोगे? 22.4, लेकिन इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। डिवाइडेड बाई करो बेटा, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल 1 लेना है, और टेम्परेचर की वैल्यू 273 केल्विन। तो इस सारे को सोल्व कर लो बेटा। जब सारा सोल्व करोगे तो ये वैल्यू एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी आर की। तो ये आर का वैल्यू जो आपके पास आ जाएगा ये 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल आ जाएगा। और यू नो पास्कल पर मीटर क्यूब को ही जूल बोलते हैं।
पास्कल मीटर क्यूब, 1 पास्कल मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 जूल। डायमेंशन पढ़ा होगा फिजिक्स में चैप्टर आपने, 1 पास्कल मीटर क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 जूल। तो आपका आंसर आ जाएगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। एसआई यूनिट में आर का वैल्यू बेटा आप ये यूज करोगे। तो अगर आपका ऑर्डिनरी यूनिट है तो आर का वैल्यू ये 0.0821 एटमोस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। अगर आर का एसआई में यूज करना है तो ये वाला 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। आप कई और वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, जैसे मान लो हमें ये क्वेश्चन आ जाए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इन कैलोरी पर केल्विन पर मोल। देखो कैलोरी में निकालना है तो आपको कोई भी एक वैल्यू यूज कर लो, जूल वाली कर लो, जूल वाली आपको आती है कन्वर्ट करनी। तो जूल देखो आर इज इक्वल टू, जूल में क्या वैल्यू है बेटा, आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और यू नो 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है, 4.18 जूल। 4.18 जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4.18 कैलोरी। तो 1 जूल की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं अपने कैलोरी वाली। तो R इज इक्वल टू 8.314 जूल की जगह रख सकते हो आप बेटा 1/4.18, ये कैलोरी हो जाएगा, कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो अब इसको आप 8 को 4 से डिवाइड करके निकाल सकते हो वैल्यू। एक्यूरेट निकालोगे तो आप इतनी वैल्यू निकालोगे, R इज इक्वल टू 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, 1.98 कैलोरी के अंदर। बट आप इसको अप्रोक्स R इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हो 2 कैलोरी। अगर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना हो इजीली तो 2 कैलोरी भी ले सकते हो, 1.98 है लेकिन आप 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल भी अप्रोक्स लेके यूज कर सकते हो। तो ये तीनों वैल्यू बेटा आपको आर की याद होनी चाहिए, एटमोस्फेयर लीटर में याद होनी चाहिए, एसआई यूनिट वाली याद होनी चाहिए और कैलोरी वाली। ये डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल में डेटा किस में दिए हुए हैं, जिसमें आप डेटा दोगे उसके हिसाब से हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू। अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बाद बेटा आते हैं हमारे गैसेस लॉ। जो हमारे गैसेस हैं उनके लिए लॉज बने हुए हैं कुछ, उनको गैसेस लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ गैसेस बोलते हैं। लॉ ऑफ गैसेस जो बोल रहे हो आप, इसमें देखो आपके पास टोटल 4 प्रॉपर्टी हैं। किसी भी गैस की 4 प्रॉपर्टी होती हैं, देखो ट्रिक से सिखाता हूं पहले मैं। ये 4 प्रॉपर्टी होती हैं। अमाउंट, अमाउंट को लिखते हो नंबर ऑफ मोल से, फिर आती है वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम, फिर आता है आपका टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर। किसी भी गैसेस की 4 प्रॉपर्टी हैं। इन 4 में से आप 2 प्रॉपर्टी को बेटा रिलेट कर सकते हो। हैं? आपने वॉल्यूम 2 बार सर 2 जगह वॉल्यूम लिख दी, 2 जगह लिख दिया। टेम्परेचर कर दो बेटा, एक जगह टेम्परेचर कर देंगे हम। तो हमारे पास किसी भी गैसेस का 4 प्रॉपर्टी है, अमाउंट, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब किसी भी गैस की इन 4 प्रॉपर्टी में से 2 को रिलेट कर सकते हो। 2 को रिलेट करोगे और 2 कांस्टेंट रखोगे, मतलब 2 के बीच रिलेशन बताओगे, बाकी कांस्टेंट रखोगे। तो ये 2 क्या क्या हो सकती हैं, देखो ये पहला एन और वी हो सकता है, पहला एन ओ वी, ये फर्स्ट रूल हो गया। सपोज ए रूल हो गया ये ए। फिर देखो पी और वी हो सकता है रिलेशन, पी और वी में, ये बी रूल हो गया। प्रेशर और वॉल्यूम में जो रूल आएगा वो पीवी में बी। फिर आपका देखो रूल क्या हो सकता है, वी और टी रूल हो सकता है, ये हमारा सी रूल हो गया, ए बी सी। यहां पर ए का मतलब मैं बोलूंगा एवोगैड्रो रूल। कौन सा रूल बोलूंगा इसको मैं, आपको इजीली याद हो जाएगा इसलिए मैंने ये ट्रिक बनाया है, एवोगैड्रोज लॉ। और बी का मतलब बेटा यहां जो बी लिखा है वो बॉयल्स लॉ। बी का मतलब बॉयल्स लॉ। और मैंने सी जो लिखा है, सी का मतलब है बेटा चार्ल्स लॉ।
तो यहां से आपको जो है ट्रिक से थोड़ा हेल्प मिल जाएगा कि ए जो एवोगैड्रो लॉ है वो किस किस के बीच में है, बॉयल्स लॉ है वो किस किस के बीच में है, चार्ल्स लॉ आप बड़ा इजीली याद कर सकते हो। अब देखो एक रिलेशन और रह गया आपका, कौन सा रिलेशन रह गया, पी और टी का। पी और टी, इसको जी से लिखते हैं हम, जी, डी से कोई लॉ नहीं है, जी, इसको बोलते हैं गेल-लुसाक लॉ। तो पहले ये चार लॉ पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम। देखो आपको इतना अंदाजा हो गया, और सारे के सारे लॉज जो हैं वो आपके पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से निकल आएंगे। तो पहला रूल देखो एवोगैड्रो लॉ, वन बाय वन स्टडी करते हैं हम। तो बेटा एवोगैड्रो लॉज जो है वो किससे रिलेशन है, किस किस के बीच में आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम। फर्स्ट नंबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम, एवोगैड्रोज लो, बिल्कुल सिंपल है। देखो अगर मैं इधर देखो इधर सोचता हूं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, रिलेशन किस किस के बीच निकालना है एवोगैड्रो रूल में, देखो आपको एन और वी के बीच में, किस किस के बीच में रिलेशन निकालना है, एन और वी के बीच में। तो बाकी सारी चीजें देखो कांस्टेंट हो जाएंगी, पी को भी कांस्टेंट रखना है, आर तो कांस्टेंट होता ही है, टी को भी कांस्टेंट रखना है, और पी और वी और एन के बीच रिलेशन निकालना है। तो वी एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, देखो वी के सामने आ रहा है एन। तो किसी भी गैस के अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, या ये कहूं कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है उसके नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर उसका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रख दिया जाए। तो एवोगैड्रो रो का स्टेटमेंट बन जाएगा, देखो यहीं से बन जाएगा। तो क्या लिखोगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बहुत इजी चैप्टर है बेटा ये, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट रख दें हम, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों कर दो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस is directly proportional to number of moles of that gas। अगर टेम्परेचर और प्रेशर बेटा कांस्टेंट रख दें तो जिस गैस के जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे इसका मतलब उसका वॉल्यूम भी उतना ज्यादा होगा। कैसे, ये देखो आइडियल हम ये कह सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N, इससे दिख रहा है अपने को V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सामने आ रहा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N, लेकिन किस पर, एट, ये बात ध्यान रखनी है बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर अगर हम रखेंगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N होगा। तो जितना N बढ़ाते जाओगे V बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि V इक्वेट करूं तो कोई कांस्टेंट लगा देते हैं K इंटू एन, V के N, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के N। इसका ग्राफ बनाते जाओ साथ की साथ, देखो इसका मतलब किसी गैस के वॉल्यूम में, यही चीजें समझनी है बेटा, अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो तो नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होता है, बिकॉज ये इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू mx। तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। देखो अगर मैं नंबर ऑफ वॉल्यूम गैस का चेक करता जाऊं, वॉल्यूम इस y एक्सिस पर रखूं और नंबर ऑफ मोल्स इधर रखूं, तो एक कांस्टेंट ओरिजिन, जीरो ओरिजिन से v और n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो n इंक्रीज होता चला जाएगा, v और n, और इसका कांस्टेंट जो आएगा वो k कांस्टेंट। अब ये k की वैल्यू बता सकते हो बेटा, क्या आएगी k की वैल्यू, what is the, RT by T। yes, good, what is the expression of k in this law। तो v और k है ना, v इधर रखो बाकी सारा उधर ले जाओ, तो बाकी सारा उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, आर टी अपॉन पी इंटू एन। आप इन दोनों के बीच रिलेशन निकाल रहे हो, ये आपका k है, यहाँ k की वैल्यू जो आएगी आर टी अपॉन पी पर डिपेंड करेगी k की वैल्यू। और k है क्या चीज, देखो m है, m मतलब स्लोप है, स्लोप जो है वो k को इस लाइन का जो स्लोप आएगा, स्लोप का मतलब tan थीटा जो आएगा इसका,
वो स्लोप आएगा, और स्लोप से आप वैल्यू निकाल सकते हो इसके के की। अब सपोज वी और एन में ये ग्राफ आ गया, आपको आपसे पूछेगा नम बस सिंपल बात है, उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है। जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होते जाएंगे वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जाएगा, और उसके लिए के की वैल्यू आएगी, और के की वैल्यू आप निकाल सकते हो आर टी बाई पी से इस इक्वेशन। अब सपोज इधर देखो, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बनाता हूं ग्राफ, मैं क्या करता हूं, डिफरेंट वी वर्सेस एन ग्राफ एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब बात समझना बेटा, मैंने डिफरेंट टेम्परेचर पर वी और एन के बीच ग्राफ बनाए। सपोज ये ग्राफ आया, मुझे ये पता है कि वी और एन के बीच नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करूंगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो ग्राफ तो सारे ऐसे ही आएंगे। लेकिन सपोज अलग अलग ग्राफ आ गए, ये T1 टेम्परेचर आ गया, ये T2 टेम्परेचर आ गया, T3 टेम्परेचर आ गया, ठीक है। तो एंगल आपको यहां से देखना है, इधर से ये एंगल, तो जिसका एंगल बड़ा होगा तो उसका स्लोप बड़ा होगा। क्लियर? अगर स्लोप बड़ा होगा तो बेटा देखो यहीं से पता लग रहा है के किस पर डिपेंड करेगा, टी जिसका बड़ा होगा उसका के बड़ा होगा। तो अगर मैं कह दूं T1 T2 T3, तो सबसे ज्यादा ग्राफ बताओ कौन से टेम्परेचर वाला है बेटा? सर T1 ग्रेटर। सबसे ज्यादा स्लोप कौन? T1 वाला। इसका मतलब हेयर मैं कह सकता हूं, बिकॉज यहाँ के स्लोप उसी का ज्यादा होगा जिसका टी ज्यादा होगा, तो T1 यहां पर है ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। तो डिफरेंट टेम्परेचर पर ये ग्राफ आ गया। लेकिन इसी ग्राफ को देखो, मैं बेटा एक काम और कर रहा हूं, ध्यान देना बात को। इसी ग्राफ को मैं ऐसे कर रहा हूं कि मैं V वर्सेस N ग्राफ बना रहा हूं, V वर्सेस N ग्राफ, लेकिन एट डिफरेंट प्रेशर, अपने डिफरेंट प्रेशर पर ग्राफ बना रहे हैं। और मैंने ग्राफ बना दिया, ये मैंने ग्राफ बना दिया ऐसे। मैंने कहा इधर V है इधर N है और डिफरेंट प्रेशर पर है, और ये प्रेशर कर दिया P1, ये कर दिया P2, ये कर दिया P3। तो अब देखो स्लोप, इधर आ जाओ, जो इसका K है स्लोप है वो P के क्या है देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जिसमें सबसे ज्यादा स्लोप दिखाई दे रहा है P1 में, वो प्रेशर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा या सबसे कम होगा? सबसे कम। सबसे कम। इसका मतलब यहां पर उल्टा हो जाएगा, बिकॉज बेटा ये K स्लोप यहां से दिखाई दे रहा है। अगर टेम्परेचर से देखते हैं जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, लेकिन प्रेशर के साथ देखोगे जिसका प्रेशर कम उसका स्लोप ज्यादा होगा। तो इसमें सबसे जो स्लोप सबसे कम कौन से वाले का है देखो, सबसे कम स्लोप ये आ रहा है P3। P3। अगर ये स्लोप सबसे कम आ रहा है तो इसका K सबसे कम है, तो प्रेशर क्या होगा सबसे इधर, सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब इस साइड में प्रेशर इंक्रीज हो रहे हैं। और इसमें अगर मैं देखूंगा तो T1 साइड में या नीचे की साइड में आऊं तो इसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहे थे। तो प्रेशर, तो इसका मुझे प्रेशर का रिलेशन निकालना होगा, तो क्या बनेगा P1, यहां जो ऊपर ऊपर P1 पड़ा है वो स्लोप सबसे ज्यादा आ रहा है, तो P1 सबसे कम, P2 P3। तो अगर कई सारे ग्राफ दे दे तो उसमें आपको टेम्परेचर प्रेशर को केस के अकॉर्डिंग निकालना भी है। अब दूसरी बात आ जाओ, फॉर न्यूमेरिकल, एवोगैड्रो रूल के ऊपर आपको न्यूमेरिकल निकालने हैं। सपोज ये तो ग्राफ आ गए, न्यूमेरिकल निकालने हैं, तो आप न्यूमेरिकल कैसे निकालोगे? सिंस v इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट k है इंटू n है, तो इसका मतलब v अपॉन n ऑलवेज कांस्टेंट आएगा। तो हमेशा वॉल्यूम और नंबर मोल कितने ही लो, V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2 आ जाएगा। इससे अगर तीन टाइप के आपको पता हो, चार में से तीन चीजें पता हो, तो आप एक चीज निकाल सकते हो। V1 अपॉन N1 कॉन्स्टेंट K तो सबका सेम आएगा, V2 अपॉन N2 इज इक्वल टू V3 अपॉन N3। तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो एवोगैड्रो रूल के लिए, बट इट शुड बी कीप इन माइंड, ये फार्मूला कब है, जब एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर हो, तो V1 और N1 या V2 और N2 निकाल सकते हो। जैसे मैं प्रॉब्लम दे रहा हूं आपको, एक दो प्रॉब्लम करते हैं अब। जैसे क्वेश्चन दिया मैंने आपको, क्वेश्चन लिखा वी हैव
1 liter volume of helium, N2 gas, helium gas, N2 gas, and O3 gas. We have 1 liter volume of helium, nitrogen, and oxygen at same pressure and temperature. Calculate the, पहला क्वेश्चन मैंने दिया ए पार्ट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ molecules of He, N2 and O3, और सेकंड दे दिया कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ He, N2 and O3। दो प्रॉब्लम दे दी बेटा मैंने। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। देखो अब आपको वहां क्या है, क्वेश्चन को देख करके आपको सोचना पड़ेगा कि भाई रूल कौन सा लगा रहे हैं। अब तो एक्चुअली मैं पढ़ा रहा हूं, जो रूल पढ़ा रहा हूं उसी पे वही प्रॉब्लम दूंगा मैं। देखो यहां पर मैंने प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट किया है, तो आपको ये देखते ही पता लगना चाहिए कि प्रेशर और कांस्टेंट है, रिलेशन निकाल रहा हूं वॉल्यूम में और रेशियो ऑफ मोलिक्यूल या एटम्स में। तो कौन सा रूल लगेगा बेटा? तो इसका मतलब ये कौन सा रूल लगेगा? पीवी इज इक्वल टू, हमेशा सॉल्यूशन जब भी ढूंढना हो आप ऐसे सिलेक्ट किया करोगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है। अब आपका कांस्टेंट है, उसको कांस्टेंट सर्किल करते जाओ, प्रेशर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो वेरिएबल कौन रहेगा बेटा? वॉल्यूम और एन रहेंगे, वॉल्यूम और एन रहेंगे। तो इसका मतलब ये हमारा एवोगैड्रो रूल है। आ रही है बेटा, आवाज आ रही है? समझ रहे हो? यस सर। Yes, वी और एन। तो इसका मतलब हमें रूल क्या लगाना है, हर केसेस के अंदर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल सपोज निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या फार्मूला बनेगा, ये ऐसे निकाल लो, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी। तो नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम के रेशियो के बराबर ही तो आएगा। तो वॉल्यूम भी दे रखा है 1 लीटर, कोई बात नहीं। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या था वो ध्यान दो आप। तो वो कह रहा है पहले तो रेशियो ऑफ मोलिक्यूल ऑफ हीलियम, तो मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन और नंबर ऑफ मोल ऑफ ओजोन। मैंने यहां हीलियम कर दिया, यहां N2 कर दिया मोलिक्यूल, यहां ओजोन कर दिया। नंबर ऑफ मोल किसके साथ रिलेट करेगा? नंबर ऑफ मोल किस वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है? तो ये आ जाएगा इनका रेशियो जो वॉल्यूम का आएगा, वॉल्यूम ऑफ हीलियम, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन और वॉल्यूम ऑफ ओजोन। ठीक है, यहां आपको जो निकालना था वो इनके रेशियो से निकालना था, तो ये आ गया आपका। तो आंसर क्या आ गया बेटा? वॉल्यूम सबका सेम है, 1:1:1। 1:1:1। गुड, क्योंकि वॉल्यूम सेम है, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर। लेकिन ये जो आएगा ये अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है, ये ए पार्ट हुआ है, ये मोलिक्यूल का रेशियो है, मोलिक्यूलर रेशियो। बी पार्ट में हमें क्या निकालना है बेटा? देखो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। अब मुझे नंबर ऑफ एटम है तो नंबर ऑफ हीलियम निकालने हैं, नंबर ऑफ नाइट्रोजन निकालने हैं। अब मेरा रूल नहीं लगेगा, अब मेरा कंसेप्ट लगेगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, नंबर ऑफ एटम। देखो हीलियम, एक मोलिक्यूल में एक ही एटम होगा, एक हीलियम, हीलियम बिकॉज मोनो एटोमिक है, हीलियम है आपका मोनो एटोमिक। तो जितने एटम उतने मोलिक्यूल, तो ये तो उतने ही आ जाएंगे, जितना इसका आया था ये तो NHE आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आ जाओ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखो कैसा है, N2। N2 कैसा मोलिक्यूल है बेटा? डाइएटोमिक। तो एटम जो होंगे वो एटम डबल होंगे जितने मोलिक्यूल होंगे ये। तो इसका मतलब ये रेशियो ये ट्वाइस ऑफ इसका आ जाएगा, N2 जितने भी होंगे ट्वाइस ऑफ नाइट्रोजन जो है N डबल आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ जो N2 निकाले हैं। ओजोन कैसा है बेटा? देखो ओजोन क्योंकि एटम की बात कर रहा है ना ये, अब मैं एटॉमिक रेशियो कर रहा हूँ, एटॉमिक रेशियो। तो ट्राई एटॉमिक है, तो जितने आप निकालोगे नंबर उसका 3 टाइम्स आ जाएगा नंबर ऑफ मोल का। तो अब ये नंबर ऑफ मोल जो आ गया, नंबर ऑफ हीलियम तो वाटर के साथ 1 इंटू वॉल्यूम भी देखो 1 लीटर था तो 1 आ गया, ये 2 वॉल्यूम तो 1 था 1 आ गया, 3
क्योंकि इन तीनों का रेशियो तो वो पहले आ ही रखा है 3:1, तो 1:2:3 आ गया। तो दोनों आंसर में फर्क है। देखो, अगर वो कहता मोलिकुलर रेशियो बताओ, तो मोलिकुलर रेशियो तो आप डायरेक्ट मोल से निकाल सकते हो, लेकिन एटम होगा तो एटम में कैलकुलेट करना पड़ेगा। या आप वॉल्यूम से भी देख सकते थे कि भाई वॉल्यूम हमारा इक्वल आ रहा है, तो वॉल्यूम रेशियो सेम आ गया वॉल्यूम का, लेकिन ये मोलिकुलर रेशियो सेम आएगा इसका। एटम होगा तो जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? चलो आगे। कोई डाउट तो नहीं है किसी को बेटा? यस सर। एटॉमिक रेशियो निकालना है या मोलिकुलर रेशियो? तो क्वेश्चन एवोगैड्रो क्या बोलता है? एवोगैड्रो कहता है सेम नंबर ऑफ, यहां से एक रिजल्ट निकाल सकते हो ना, कंक्लूजन। तो एवोगैड्रो लॉ में अगर वॉल्यूम सेम है तो किसका रेशियो सेम आएगा बेटा? वॉल्यूम सेम है तो किसका रेशियो सेम, मोलिक्यूल का या एटम का? मोल, मोल, मोल तो है ही, मोल, मॉलिक्यूल। मोलिक्यूल का रेशियो सेम आएगा। मोलिक्यूल का, गैसेस के मोलिक्यूल का रेशियो सेम आएगा, एटम का नेसेसरी नहीं है कि सेम आए। तो कंक्लूजन क्या निकला? ऑन टेकिंग सेम वॉल्यूम of different gases, their molecular ratio will be also same, but atomic ratio will not be same necessarily। वो डिपेंड करेगा कि एटोमिसिटी कितनी है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को बेटा ऐसे दे दूं, एक और क्वेश्चन ग्राफ पर दे देता हूं, प्रोवाइड द ग्राफ बिटवीन log v वर्सेस log n। देखो ये बेटा आपको ग्राफ खींचना है, log वर्सेस v एंड n एवोगैड्रो में। तो स्टार्ट कहां से करोगे, सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? देखो सॉल्यूशन वही ले जाओ आप, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हमेशा आइडियल गैस इक्वेशन से स्टार्ट लो आप। पी आर टी अपॉन वी इधर रख दो और एन रख दो। रिलेशन चाहिए आपको पी और एन में, बाकी सारा कांस्टेंट बना लो जैसा अभी ऊपर किया था आपने। तो क्या लिख सकते हो बेटा इसको? कैसे लिखोगे? पी इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट बना लो अपनी तरफ से, के एन। अब लॉग ले लो दोनों साइड। ऑन टेकिंग लॉग ऑन v वर्सेस log n का बनाना है, log p वर्सेस log n। लॉग वी वर्सेज लॉग एन। लॉग वी कुछ नहीं लिखा हो तो बेस 10 ले लिया करो। तो देखो P इज इक्वल टू के एन है, तो अब दोनों साइड लॉग लोगे तो क्या लॉग आएगा बेटा? सर हाँ सर पी की जगह वी नहीं आना चाहिए? अच्छा, V में लिया है क्या हमने? मैंने Yes, गलत sir. लिख दिया क्या? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हमें V में चाहिए ना, हम तो जो रूल कर रहे हैं वही। तो ये P इधर ले जाओ, आर टी अपॉन पी, तो यहां आ जाएगा हमारा V एन। ठीक है, तो दोनों साइड लॉग लेंगे तो बेटा क्या आएगा? लॉग V इज इक्वल टू लॉग के इंटू एन। ये फार्मूला आता होगा आपको सबको। log x इंटू एम का सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? log x प्लस प्लस log m। log m, log x प्लस log m। तो उसको सोल्व करते देखो, ये k इंटू एन ही तो हो गया, तो log v इज इक्वल टू log k प्लस log n। अब ये जो इक्वेशन आया log v इज इक्वल टू log k प्लस log n, ये इक्वेशन तो बेटा आपका y इज इक्वल टू, ये y एक्सिस पर log v ले रहे हो और n जो है x एक्सिस पर ले रहे हो, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक इक्वेशन आ गई। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन
इक्वेशन का ग्राफ है, मैथमेटिक्स आ गई देखो, जिसके अंदर देखो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नोट फ्रॉम ओरिजन, ओरिजन से स्टार्ट नहीं होगा। और क्या होगा, देखो ये क्या होता है स्लोप, और सी क्या होता है इंटरसेप्ट। ये चीजें भी पता लग रही हैं। तो एक तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिल गई हमें जो ओरिजन से स्टार्ट नहीं होगी। दूसरा क्या होगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। एक आधे में ग्राफ सीख गए, फिर सब में अप्लाई करते रहोगे। और स्लोप भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आपको, माइनस का साइन दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ग्राफ खींचोगे तो कैसा आएगा बेटा, जैसा 9th 10th में ग्राफ बनाते थे आप, तो क्या बनाओ आप, एक लोग जैसे बनाते हुए ऐसे ग्राफ बनाओ। ये वाई एक्सिस वाला है और ये एक्स एक्सिस वाला है। अब देखो वाई एक्सिस पर किसको रखना है आपको, log v को, तो इधर log v रख दो। एक्स एक्सिस पर रखना है log n, रख दो बेटा log n। इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो ये 0 है, इससे ऊपर चलो पॉजिटिव, ऊपर से कोई ग्राफ खींचो। और m, m मत का मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1। स्लोप भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब ऊपर की साइड ले जाना है आपको ऐसे। तो ये ग्राफ आ गया बेटा। अगर ये मैं स्ट्रेट लाइन ले लूं, ये ग्राफ आ गया। एक चीज और कर सकते हो, m यहां पर हेयर m स्लोप है, स्लोप, और स्लोप होता है tan थीटा, m होता है स्लोप। और tan थीटा की वैल्यू देखो यहाँ कितनी आ रही है, m की वैल्यू कितनी है देखो 1। 1। तो इसका मतलब कितनी वैल्यू रखूं कि 1 आ जाए, tan की वैल्यू 45। 45 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल भी पता लग गया हमें कि ये 45 डिग्री एंगल है। तो आप log v और log x में ग्राफ खींचोगे तो इसका आपका ग्राफ ऐसा आएगा। अगर ऐसे भी दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा देना, इधर लिख देना log v, इधर लिख देना log n। क्लियर? किसी को डाउट हो यू कैन आस्क अगेन एट एनी पॉइंट, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स है, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो पूछ सकता है वो, क्योंकि एक बार ही दिक्कत आएगी, फिर बार बार मैथमेटिक्स है तो बहुत इजी हो जाएगा फिर बाद में। सर हाँ सर, ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ सर ये? इसके बेटा इक्वेशंस होती हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, ये 3 इक्वेशन होती हैं। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स होता है, ये ग्राफ हो y इज इक्वल टू एम एक्स, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। मैं कुछ बच्चों के लिए ये चीज बता भी देता हूं, ये हो सकता है कि अब है बेसिक्स हैं, कुछ चीजें फंडामेंटल पॉइंट हैं कि ग्राफ कैसे बनते हैं। देखो देखो अगर हमारे पास एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स, एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ये टोटल 5 इक्वेशन है हमारे पास। एक इक्वेशन बेटा हमारे पास होती है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। अब अगर y इज इक्वल टू एम एक्स, सी आए ही नहीं, तो अगर y इज इक्वल टू एम एक्स है तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, बट फ्रॉम ओरिजिन है। अगर c की वैल्यू 0 आए तो ओरिजिन से स्टार्ट करना, मतलब ये ग्राफ है ऐसे, ये ओरिजिन है 0, इधर y एक्सिस है, और x जो इससे मैच खाएगी प्रॉपर्टी, उसमें m स्लोप तो आएगा लेकिन इंटरसेप्ट नहीं आएगा, सिर्फ स्लोप आएगा, इंटरसेप्ट 0 है। तो आप यहां 0 से स्टार्ट करोगे, ये पॉजिटिव स्लोप जा रहा है तो ऐसे ग्राफ जाएगा। क्लियर? अब अगर एम एक्स प्लस सी आ गया तो सी इंटरसेप्ट आ गया। अब इंटरसेप्ट जब भी आएगा आपका, इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी तो वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो होगी, स्ट्रेट लाइन मतलब ये सारी जो है, इन सब में सी आ रहा है, देखो कुछ वैल्यू है, तो ये सभी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होंगी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बट नोट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करोगे। अब कैसे स्टार्ट करोगे, देखो यहां स्लोप है, ये m का मतलब m की वैल्यू स्लोप और इंटरसेप्ट है c की वैल्यू। देखो इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, स्लोप भी पॉजिटिव, ऐसा ग्राफ बनाओगे। ये सपोज ग्राफ, ये y एक्सिस पर, ये x एक्सिस पर। अब देखो इंटरसेप्ट कैसा आ रहा है बेटा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है, ओरिजिन से तो लेना ही नहीं है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव चलोगे ऊपर साइड, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव,
इंटरसेप्ट के लिए। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव चलोगे तो ऊपर से किसी पॉइंट से ग्राफ खींचोगे, और स्लोप भी पॉजिटिव है तो ऊपर ऊपर की तरफ चलते जाओगे, ऐसा ग्राफ आएगा। पूरा मिलाओगे तो ऐसे आ जाएगा, ये ऐसा ग्राफ आएगा। अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ है तो अब बताओ बेटा, अब आप बताओ इंटरसेप्ट क्या है इस इक्वेशन के नेक्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। देखो नेगेटिव, और स्लोप क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सी आ गया है तो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा। लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो आप नीचे की साइड चलोगे, कहीं ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नीचे से स्टार्ट करोगे, और नीचे से स्टार्ट करने के बाद स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर की साइड चलोगे, ऐसे ऐसे ग्राफ आएंगे। अब देखो तीसरे वाला ग्राफ आप सोचो कैसा आएगा। अब की बार क्या है, देखो इंटरसेप्ट, सोचो बेटा इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव, तो जीरो से ऊपर की साइड से स्टार्ट करोगे, लेकिन स्लोप क्या आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो नीचे ग्राफ यहां से स्टार्ट करके नीचे की साइड ले जाओगे आप ऐसे। इधर देखो थ्योरेटिकल ग्राफ है ये, इसमें देखो आपका इंटरसेप्ट भी नेगेटिव और स्लोप भी नेगेटिव। इंटरसेप्ट नेगेटिव तो जीरो के नीचे वाले पार्ट से कहीं स्टार्ट करूंगा और नीचे ही चलता जाऊंगा। तो इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग बेटा ग्राफ बनते हैं आपके, उसके अकॉर्डिंग हम दिखाते हैं कि कैसा ग्राफ बन रहा है। क्लियर? क्लियर है बेटा? अब यस तो सर। आपका ये बेटा हो गया एवोगैड्रो लॉ, हो गया आपका एवोगैड्रो रूल हो गया। अब मान लो दूसरा रूल करते हैं अपने, बॉयल्स रूल। बॉयल्स रूल आपने इक्वेशन पढ़ी थी, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी। किस किस के बीच था बॉयल्स रूल? बॉयल्स रूल था पी एंड वी। 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 तो पी और वी के बीच रिलेशन करना है आपको। तो पी और वी के बीच रिलेशन देखो, पी वी, इसका मतलब बाकी सारे कांस्टेंट। पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, सपोज के ले लो दोबारा, के कांस्टेंट है, तो पी इज इक्वल टू क्या आ गया? कांस्टेंट के अपॉन वी। तो के कांस्टेंट हटा दूं तो इक्वल टू का साइन हटा दूंगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। या वी इधर रखने देता हूं, वी इधर रखता हूं, पी इधर ले आता हूं। तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन, लेकिन वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी तभी आएगा जब आपका एट अमाउंट फिक्स हो, मतलब एन की वैल्यू फिक्स हो। या सीधा लिख देता हूं एट कांस्टेंट, भाई दो के बीच रिलेशन चाह रहे हो तो दो, तो बाकी दो प्रॉपर्टी कांस्टेंट होनी चाहिए ना, एट कांस्टेंट एन एंड टी। तो ये रूल बन गया बॉयल्स। तो बॉयल्स क्या कहता है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ये तभी है जब अमाउंट फिक्स ली जाए और कांस्टेंट टेम्परेचर लिया जाए। तो स्टेटमेंट तो हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मतलब अमाउंट कम ज्यादा नहीं करनी आपने। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज, उल्टा आ रहा है देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। इसका एग्जांपल देखो बेटा, आपने कभी बैलून देखा है? बैलून, बैलून में हवा भरी है, बैलून में, बलून के अंदर हवा भरते हो, हवा भर के इसको बंद कर दो अब आप अपने रूम के अंदर। अब आपने इसमें एयर भर के इसको बंद कर दिया आपने। अब बैलून भर के एयर बन के बंद कर दिया आपने, तो इसका मतलब, बंद करने का मतलब अमाउंट फिक्स हो गया। एन क्या हो गई? गैस का अमाउंट क्या हो गया बेटा? प्रैक्टिकली विजुअलाइज करो ना, बहुत इजी चैप्टर है ये। एन फिक्स हो गया और टेम्परेचर भी रूम का फिक्स है, कांस्टेंट है। अब आप इस बैलून को दबाओ, अगर दोनों हाथों में पकड़ के बैलून को प्रेशराइज करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? कम होगा। कम होगा। प्रेशराइज करोगे तो कम होगा, इसका मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। डिक्रीज। डिक्रीज होगा।
तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे कब बेटा? जब क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और अमाउंट फिक्स होना फिक्स चाहिए। होना अमाउंट फिक्स होगा तब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इस रूल को हम बोलेंगे बॉयल्स रूल। तो बॉयल्स रूल में P इंटू वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी बेटा? K की। देखो इधर निकाला है आपने, ये रहा एनआरटी। 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 यहां पर कांस्टेंट की वैल्यू एनआरटी है, एन और टी पर डिपेंड कर रही है। अब जरा एक बात देखो, साइकिल का ट्यूब होता है, साइकिल का ट्यूब। अब साइकिल के ट्यूब में बेटा हम एयर भरते हैं, तो एयर भर रहे हो आप, प्रेशर दे रहे हो, लेकिन ट्यूब फूलती है या हल्की होती है, छोटी होती है? क्या होता है? फूलती है सर। फूलती है। आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है। तो इसका मतलब बॉयल्स रूल क्यों नहीं फॉलो हो रहा है यहाँ पर? सर यहाँ पे अमाउंट सर अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। दैट इज द ग्रेट आंसर, क्योंकि हम अमाउंट भी तो डाल रहे हैं, गैस भी तो डाल रहे हैं। बॉयल्स रूल तो तभी फॉलो होगा जब अमाउंट नहीं हो, अमाउंट वही हो। अमाउंट वही हो तब अगर आप उसको प्रेशराइज करोगे तो प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे बैलून को हाथ में दबा के रखो तो छोटा वॉल्यूम दिखेगा, लेकिन प्रेशर कम करो, हाथ का दबाव हटाओ आप, तो वापस बैलून कितना हो जाएगा? एक लिमिट तक बड़ा हो जाएगा फिर आपका। तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम at constant amount and constant temperature for Boyle's rule। इसका मतलब P और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ आते हैं बेटा, पहले वही वाला पॉइंट, पहले ग्राफ देखते हैं। ग्राफ तो जैसे V वर्सेस P एट कांस्टेंट N एंड T, तो P वर्सेस V, तो V और P में इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ देना है आपको। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो बेटा ऐसे ग्राफ आएगा, एक झूले की तरह ग्राफ आएगा। जैसे 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 देखो इधर से ऊपर से नीचे चलोगे, जैसे जैसे वॉल्यूम नीचे होता जाएगा तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और ऐसे सोचोगे प्रेशर कम होता जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। ऐसे P और V के बीच ऐसा ग्राफ आएगा, P और V। लेकिन यही ग्राफ, अब मैं 2-3 ग्राफ दे देता हूं आपको, मैंने ग्राफ दे दिए, सारे ग्राफ आएंगे तो ऐसे ही। दूसरा देखो, मैंने कहा V और P में ग्राफ है बेटा, और ये ऐसे है, और मैंने 2-3 ग्राफ दे दिए, और मैंने कह दिया ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि N1 ज्यादा है, N2 ज्यादा है, या N3 ज्यादा है? तो मैं किससे देखूंगा बेटा? कांस्टेंट से, क्योंकि N की वैल्यू कांस्टेंट है। तो सिंस कांस्टेंट K की वैल्यू किसके बराबर है? NRT। तो इसका मतलब जहां पर K का मतलब ये देख रहे हो आप, V इज इक्वल टू K अपॉन P, K कांस्टेंट तो वही स्लोप है, जिसका स्लोप ज्यादा आ रहा है तो V का वैल्यू वैसे देख लो आप। जैसे ये पॉइंट ले लिया P, एक पॉइंट ले लिया P, इस P पर वॉल्यूम आया इसका, यहां कलर चेंज कर देता हूं, इस प्रेशर पर वॉल्यूम आया यहां N1 वाले के लिए, फिर इसका वॉल्यूम आया यहां N2 वाले के लिए, इसका वॉल्यूम आया यहां N3 वाले के लिए। तो इधर से इधर देखो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो वॉल्यूम और N का रिलेशन क्या है? K इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT में PV इज इक्वल टू NRT देखोगे तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल टू N। PV इज इक्वल टू NRT, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो N भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये N1, N2, N3 इधर बढ़ रहे हैं, N1 से N2 ज्यादा है, N2 से N3 ज्यादा है, ऊपर वाला ग्राफ N3 वाला ज्यादा है। तो आप एक ग्राफ भी दे सकते हो, 2 ग्राफ में आप ऐसे ही टेम्परेचर का रिलेशन भी निकाल सकते हो। अगर मैं आपको कह दूं ग्राफ बनाओ बेटा, लेकिन मैं कंडीशन चेंज कर दूं आपकी, मैं कह दूं आपको ग्राफ बनाओ, ग्राफ जो है आपका, मैं कह दूं V वर्सेस 1/P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट अमाउंट एंड टेम्परेचर। अब कैसे ग्राफ बनाओगे? देखो
हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी बेटा, v इज इक्वल टू के बाई पी, तो k बाई पी को 1 बाई पी ऐसे लिख सकता हूं। अब मुझे p के बीच ग्राफ नहीं बनाना है, किसके बीच ग्राफ बनाना है मुझे, v और 1 बाई पी के बीच बनाना है। तो v 1 बाई पी के क्या आ रहा है आपके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Proportional. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये स्लोप आ रहा है, तो y इज इक्वल टू mx वाली इक्वेशन आ गई। बस फर्क ये है कि y यहां पर v लेना है और x यहां पर 1 बाई पी लेना है। तो ग्राफ कैसा आएगा, देखो बेटा, v अगर मैं यह 1 बाई पी ले लूं तो ग्राफ वापिस ऐसा आ जाएगा। अगर मैं आपको ये बोल दूं log v वर्सेस log p में ग्राफ बनाओ, log v वर्सेस log p, तो कैसा ग्राफ बनेगा, देखो बेटा, आपको log v वर्सेस log p बनाना है। तो इसका मतलब इक्वेशन लिखो पहले तो, v इज इक्वल टू के पी, दोनों तरफ log ले लो, log v इज इक्वल टू log k बाई पी, log की प्रॉपर्टी लगाओ, log v इज इक्वल टू सोल्व करो, log k माइनस log p आ जाएगा। यहां कुछ नहीं है तो 1 लगा देता हूं। तो इक्वेशन देखो, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो c माइनस m log p x पे ले रहा हूं, तो y इज इक्वल टू c माइनस एक्स। तो ग्राफ आ गया आपके पास, क्या आ जाएगा ग्राफ बेटा, ग्राफ देखो, अगर मैं इसके बीच ग्राफ बना रहा हूं तो मैं इधर ले रहा हूं बेटा log v, इधर ले रहा हूं log p, तो ये तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया, लेकिन स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ग्राफ आ गया स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव आप पूरा बना दिया करो, ऐसे करके बना दिया करो, तो ये 0, इंटरसेप्ट पॉजिटिव मतलब यहां से ग्राफ उठेगा और स्लोप नेगेटिव ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी। तो ये जो वैल्यू आएगी यहां से यहां तक, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है, तो ये वैल्यू log k की है, c इज इक्वल टू log k, और बाकी जो इसका हम स्लोप लेंगे तो स्लोप आ जाएगा इसका, तो log k, तो m स्लोप निकल आएगा इसका, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, log v और log p के बीच ग्राफ खींच लेंगे, तो ऐसा ग्राफ आएगा log v और log p। क्लियर? Yes, sir. अब अगर इस पर प्रॉब्लम आता है बेटा, अब मैथमेटिक्स के बड़े एस्पेक्ट्स हैं, देखो जनरली जो सोचते हैं और मैथ में आंसर जो निकलते हैं, सपोज मैं कहता हूं एट फिक्स्ड टेम्परेचर on increasing 5% pressure of fixed amount of ideal gas at fixed temperature on increasing 5% pressure of fixed amount of ideal gas, what will be effect on volume of gas? कहने का मतलब, अगर मैंने 5% प्रेशर बढ़ा दिया किसी गैस का तो वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट होगा,
टेम्परेचर फिक्स है, अमाउंट फिक्स है, बता सकते हो बेटा? सोचो जरा क्या इफेक्ट होगा। सर 5% डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। अब 5% डिक्रीज होगा, ये आंसर मत करना आप। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब वैल्यू इक्वल होना नहीं होता। ये जरूर है कि प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब एक और, यहीं पर मैं आपको देखो न्यूमेरिकल को भी ट्रिक से सोल्व करना साथ में सीखते हैं अपने। अगर डिक्रीज होगा तो 5% से कम डिक्रीज होगा, अगर इंक्रीज होता है तो 5% से ज्यादा इंक्रीज होता है। ये बात याद रखना। मतलब आंसर वो क्लिक करना जब अगर आंसर निकालना हो, सॉल्यूशन निकालना हो, आंसर जो देना वो देना डिक्रीज। लेकिन कितना डिक्रीज? लेस देन 5%। अगर 5% इंक्रीज हुआ है तो डिक्रीज 5% से कम होगा। उल्टा करते अगर 5%, अब मैं आपसे पूछता कि 5% डिक्रीज करते तो वॉल्यूम कितना आता आंसर? More than 5% increase. यस बेटा, यहीं से क्वेश्चन आपका शॉर्ट आउट हो जाएगा। बट हम तो अपनी प्रॉब्लम सोल्व भी करते हैं, ये तो डायरेक्ट याद करवाया मैंने। वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। वी वांट टू रिलेट द प्रेशर एंड वॉल्यूम एट नंबर ऑफ मोल आर टी कांस्टेंट। सो वी कैन से दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू जितने भी आ जाए P3 V3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट है एनआरटी। सपोज हम दो कंडीशन को रिलेट करना चाहते हैं तो वी कैन टेक P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। So we can take P1 V1 is equal to P2 V2। सपोज P1 कितना था हमारे पास, कुछ भी ले लो, परसेंटेज हो तो 100 ले लिया करो। सपोज 100 P था, इनिशियल प्रेशर था 100 P, 5% इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया बेटा? 105। ये ज्यादा बेटर है। P इनिशियल V इनिशियल P फाइनल V फाइनल। सपोज P इनिशियल 100 है तो P फाइनल कितना हो गया बेटा? 100 5% इंक्रीज हो गया तो 105 P। V इनिशियल नहीं पता हमें, सपोज कुछ भी ले लो, V ले लो, और V फाइनल हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। पहले तो V फाइनल कैलकुलेट करें, फिर हम चेंज करेंगे, ये भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आ रहा है। तो फार्मूला लगाओ P1 V1 या PI VI इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। तो 100 P वॉल्यूम है V, P फाइनल कितना है? 105 P। वॉल्यूम फाइनल निकालना चाहते हो, कितना वॉल्यूम आ गया फाइनल? P से तो P कैंसिल ही हो गया, 100/105 V। ये V फाइनल आ गया। क्लियर? V फाइनल का मतलब हो गया 20/21। तो V फाइनल कितना आ गया बेटा मेरे पास? 0.95। 20/21 या 0.95, जो भी आप कह दो, निकाल लो, आप कैलकुलेट कर लो। देयर आर मेनी डायमेंशन टू कैलकुलेशन टू कैलकुलेट। तो अब देखो आपको ये पता लग गया कि V फाइनल कितना हो गया। अब V फाइनल कितना हो गया तो आप चेंज निकालो। नाउ चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम देखो 20/21 है, 0.5 आ रहा है तो कम हुआ है ये। तो इसका मतलब D इनिशियल वॉल्यूम जो था वो हमारा चेंज आएगा V इनिशियल माइनस V फाइनल। अब परसेंटेज तो ये हुआ डिक्रीज हो गया, इसका डिक्रीज, क्योंकि V इनिशियल लार्ज है और V फाइनल आपका स्मॉल आ रहा है, इसका मतलब डिक्रीज हो गया। अब हमें निकालना है परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा? चेंज कितने में से हुआ? इनिशियल में से। V इनिशियल इंटू 100। तो सोल्व करो, देखो डेल्टा V इनिशियल माइनस V फाइनल अपॉन V इनिशियल इंटू 100। सारे डेटा हैं, रख दो। देखो V इनिशियल V फाइनल कितना आया, इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 माइनस V फाइनल अपॉन V इनिशियल इंटू 100 इज इक्वल टू 1। V फाइनल की वैल्यू कितनी आई है? 20/20 V
अपॉन 21 इंटू वी, इनिशियल कितना था v इंटू 100, v से v कैंसिल, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 21 इंटू 100, 100 को 21 से जरा करो, 4 पे जाएगा, 5 पे तो जा नहीं सकता, तो ये कितना आ गया 6, 1 160, 7 पे जाएगा, 130, फिर 6 पे जाएगा, तो कितना आया देखो, परसेंटेज कितना आया बेटा, कितने का डिक्रीज हुआ, रिजल्ट कितना आया, डिक्रीज ऑफ 4.76%। तो यही तो मैंने बताया था, एक इतनी लंबी कैलकुलेशन की आपने, और अगर आंसर एक ही होता ऐसा तो आप डायरेक्ट ही तो निकाल सकते थे ट्रिक से, आईक्यू से अपने। एग्जामिनर आपकी हर तरह की पावर चेक करता है, वो देखता है कि आपको हर तरीके से सोल्व करना आता है नहीं आता है। तो मैंने पहले ही आपको सॉल्यूशन ट्रिक से बता दिया था कितना आंसर आएगा, डिक्रीज होगा, और डिक्रीज कितना होगा, जो 5 से थोड़ा सा नीचे आंसर हो, लेस देन 5%। और अगर ये बेटा इंक्रीज होता ना तो 5% से ज्यादा इंक्रीज आ जाता। क्लियर? तो सर उधर ऑप्शन भी इसी हिसाब से होंगे? हाँ, अब ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसे हैं। अगर एक ही ऑप्शन 5% से कम दे रखा है तो डायरेक्ट ही टिक कर दो ना, 2 हैं तो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। if you have 2 option less than 5, then you have to do, otherwise you can tick direct। क्लियर? यस सर। फिर देखो, फिर मैं एक चीज सिखाता हूं, फिर पहले नॉलेज क्लाउड पर आते हैं। आपने एक बात पढ़ी थी कि 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होता है। 1 ATM इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इस बात का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे ओपन एयर में आ जाओ आप, ओपन एयर का प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक एयर, उसका प्रेशर होता है 1 ATM, और उसमें आप मरकरी ले लो, मरकरी के ऊपर एक ग्लास का ट्यूब रख दो, तो आप देखोगे ये एयर का 1 ATM प्रेशर, या जितना प्रेशर यहां लगेगा ये लिक्विड उतना ऊपर चढ़ जाएगा। वो लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करेगा कि वो कितना ऊपर जा रहा है। जैसे यहां आप अगर मरकरी होगा तो मरकरी पता करोगे तो 76 सेंटीमीटर हाइट ही पकड़ेगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। 76 सेंटीमीटर मरकरी इसलिए बोलते हैं, ये टोरोसली ने सबसे पहले काम किया था, टोरोसली साइंटिस्ट था, तो उसने ये काम किया था। अब मेरे सामने होते तो बड़ी अब हिस्ट्रियां हैं, बड़ी चीजें हैं कि उस टाइम की। एनीवे, अभी जो हम पॉइंट बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, आप सीधी सी बात समझो कि अगर प्रेशर एयर का 1 ATM है तो मरकरी कितनी हाइट पकड़ेगा, 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर। समझ गए बात? इसका मतलब मरकरी एक लिक्विड है, मरकरी इज वन लिक्विड। इफ वी टेक द वाटर एट द प्लेस ऑफ मरकरी, कैन यू थिंक अबाउट द हाइट ऑफ वाटर? क्या सेम आएगा बेटा? इसी 1 ATM प्रेशर में एयर में मैंने वाटर लेके सोल्व किया इसको। नो सर, डू यू थिंक हाइट विल बी सेम? होती है ना, वो कम होती है मरकरी से, इसलिए नहीं आएगा। नो बेटा, क्योंकि हर लिक्विड का डेंसिटी अलग अलग है। जो भारी होगा वो कम हाइट पकड़ेगा, लेकिन जो हल्का होगा वो हाइट ज्यादा पकड़ेगा। तो यहां पर हम एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं बेटा। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या यूज कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि नॉलेज की बात कर रहा था मैं। हाँ सर, बोलो। यहाँ पे मरकरी क्यों लिया? क्योंकि हैवी होता है ना, हैवी होता है, छोटी सी हाइट पकड़ रहा है 76 सेंटीमीटर, जिसको मेजर कर सकते हो। अब देखो, इसी क्वेश्चन का आंसर तो मैं दे रहा हूं आपको। देखो, अगर आपने वाटर लिया होता तो क्या आता, देखो वाटर होता तो, अब वाटर होता तो अकॉर्डिंग हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, फिजिक्स मतलब एक फार्मूला पढ़ा है बेटा कभी, P = HDG होता है। पढ़ा है या भी नहीं पढ़ा आपने? बोलो।
अभी नहीं पढ़ा। नहीं पता। अभी नहीं पढ़ा, No, कोई sir. बात नहीं, फिजिक्स में नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो बेटा। एक बार मैं आइडिया दे रहा हूं। प्रेशर जो होता है किसी भी लिक्विड की हाइट, एच जो होता है हाइट, डी होता है हाइट ऑफ लिक्विड, एच मतलब हाइट ऑफ लिक्विड, डी मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी तो समझते होंगे बेटा, ग्रेविटी। Yes. कोई भी लिक्विड जो होता है ग्रेविटी के थ्रू जाता है। एनीवे ग्रेविटी तो सबका सेम है ना। अब अगर कोई भी लिक्विड रखते हो सेम प्रेशर पर, मान लो 1 atm प्रेशर है सेम, तो उसका एच डी जी सेम आएगा। तो एच डी जी किसी का भी, जैसे इसका एच डी जी मरकरी का, इधर निकालोगे जो भी लिक्विड लेना चाहते हो, एच डी जी वाटर का, तो ये आपका 1 atm के अंदर सेम आएगा। तो जब भी आपको कैलकुलेशन करना हो कि कोई लिक्विड कितना ऊपर जाएगा, आप मरकरी रेफरेंस ले सकते हो। आप प्रैक्टिकली मरकरी ले लिया तो आप बोल सकते हो एच इंटू डी मरकरी इज इक्वल टू एच इंटू डी इंटू वाटर। सपोज हमें पता करना है 1 atm में वाटर कितना जाएगा, तो 1 atm में मरकरी कितना जाता है उससे आप कैलकुलेशन निकाल सकते हो। निकालो जरा देखो। तो आपके साथ कोई भी लिक्विड आ जाए आप निकाल सकते हो कन्वर्जन। देखो मरकरी के केस में हाइट कितना पकड़ा था बेटा 1 atm प्रेशर में? 76 सेंटीमीटर। 76 cent. और डेंसिटी वाटर का जो होता है वो पता नहीं होगा अभी आपको, 13.6 ग्राम पर सीसी होता है। इतना डेंसिटी होता है मरकरी का 13.6। तो डेंसिटी रख दो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो भी इज इक्वल टू वाटर का हाइट निकालना चाहते हो आप। वाटर का डेंसिटी तो पता है ना बेटा, वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर सीसी। फिजिक्स में आ जाएगा तो फिर और इजी हो जाएगा। तो 1 ग्राम पर सीसी, ये इससे कैंसिल हो गया। हाइट निकल आई। हाइट निकालो, 76 को 13.6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा देखो। कितना आ रहा है, कैलकुलेट किया किसी ने? 76 6 6 36 6 3 या 18 21 2 8 6 7 जा 42 4 7 3 या 21 25 2 9 6 3, इतना आ गया। तो हाइट कितना आ गया बेटा? 10336 सेंटीमीटर। इसका मतलब अब आप लिख सकते हो 1 atm इज इक्वल टू, मरकरी कितना होता था बेटा? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, इसलिए मरकरी लिखना जरूरी होता है। लेकिन अगर वाटर लिखना हो तो कितना हाइट पकड़ेगा बेटा 1 atm में? 10,336 नहीं 10 नहीं, एक पॉइंट भी है शायद, इधर पॉइंट भी है, डेसिमल भी है। डेसिमल भी है ना। तो 1000 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। 10336 सेंटीमीटर, 10336। और या ऑफ वाटर लिखोगे, वाटर को ये भी लिख सकते हो। अगर मीटर में लिखोगे तो कितना 10 मीटर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, 10.33 मीटर ऑफ वाटर, 10.33 मीटर ऑफ वाटर। इसलिए आप देखते हो हैंड पंप से पानी खींचा जा सकता है ना, बट आप एडवांस के नहीं हो, आप नीट के हो, इसलिए ज्यादा ले जा नहीं रहा मैं उधर आपको साइंस की तरफ। कभी भी हैंड पंप जो होता है ना 10.3 मीटर से ऊपर अगर गहराई के साथ पानी निकालोगे तो नहीं निकालेगा, क्योंकि इतना ही वाटर ऊपर ले जा सकता है वो। 1 atm प्रेशर में इतना ही मशीन लगानी पड़ेगी, मोटर लगाओगे तब ऊपर जाएगा। तो एनीवे, तो अब आपको मेरा पर्पज यही था कि अगर आप 1 atm लिखते हो तो मरकरी की टर्म में कितना याद रखोगे बेटा? मरकरी की टर्म में तो आप याद रखोगे, याद है भी 76 सेंटीमीटर। 76। लेकिन कभी वाटर आ जाए, वाटर के अंदर क्वेश्चंस आ जाए तो कितना लोगे प्रेशर 1 atm इक्वल टू 10.33 मीटर या 10.33.6 सेंटीमीटर ऑफ H2। 1033 ले लेना सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये मैंने क्यों करवाया आपको? वैसे तो फ्लड फिजिक्स में बहुत काम आएगा, बट नाउ here we can see some example in chemistry related with the Boyle's rule. Suppose आपके पास एक टैंक है,
सपोज टैंक की हाइट, टैंक में वाटर है या पॉन्ड है और पॉन्ड की हाइट है यहां से लेके यहां तक हाइट है सपोज 10.33 मीटर। यहां एक एयर बबल है, यहां एक एयर बबल है और इसका वॉल्यूम है सपोज 500 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये बबल यहां से यहां पहुंचता है बॉटम पर तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बबल्स एट बॉटम। बड़े इंटरेस्टिंग बेटा क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में। तो देखो हमारे पास तो एक ही कंसेप्ट है कि वाटर का बबल्स नीचे जाएगा, इसका जो अमाउंट है वो फिक्स रहेगा, या तो बबल छोटा होगा या बबल बड़ा होगा, कुछ ऐसा हो सकता है। तो इस केस में हेयर देखो यहां एयर लग रही है तो एयर का प्रेशर कितना होता है बेटा? तो एयर का प्रेशर लगेगा 1 ATM। तो इसका मतलब जो बबल्स पर इनिशियल प्रेशर है P इनिशियल वो कितना ले सकता हूं मैं? देखो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनेगा ये। प्रेशर कितना हुआ बेटा बबल्स का यहां पर स्टार्टिंग में? क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर पड़ा है सरफेस पर है तो 1 ATM। और वॉल्यूम कितना है बेटा इसका? 500 सेंटीमीटर क्यूब, 500 मिलीलीटर मतलब हाफ लीटर लिख सकता हूं। क्लियर? अब आप आ जाओ, अगर आप फाइनल प्रेशर पर पहुंचो तो फाइनल प्रेशर जब बबल्स यहां पहुंचेगा तो प्रेशर कितना होगा? जो एयर का है वो तो रहेगा ही और प्लस वाटर का भी प्रेशर लगेगा। समझ गए? समझ रहे हो बेटा? सुन रहे हो बेटा मेरी आवाज? यस सर। तो यहां फाइनल जब बबल्स बॉटम पर पहुंच जाएगा, बोला करो ना बेटा, फाइनल जब बबल्स, मुझे ऐसा लगता है कहीं लिंक ना टूट गया हो इसलिए मैं कहता रहता हूं, जब फाइनल प्रेशर होगा तो बबल जब पहुंच जाएगा यहाँ बॉटम पर तो एट बॉटम फाइनल प्रेशर कितना होगा बेटा? प्रेशर ऑफ एयर तो लग ही रहा है जो ऊपर से आ रही है एयर, और साथ में किसका प्रेशर लगेगा इसके ऊपर? वाटर का। वाटर का। तो फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू एयर का प्रेशर कितना होता है? 1 ATM। 1 ATM प्लस वाटर का प्रेशर कितना है? 10.33 मीटर वाटर। और 10.33 वाटर किसके बराबर हो सकता है? 1 ATM के। 1 ATM के। तो दोनों सेम यूनिट में ले आते हैं। प्रेशर 1 ATM, ये वाटर को अगर ATM में कन्वर्ट करेंगे तो इतने mm H2O जो है वो भी हमारा 1 ATM के इक्वल हो गया। तो प्रेशर कितना बन गया बेटा फाइनल प्रेशर? 2 ATM। हाइट को हमने प्रेशर की टर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब 2 ATM हो गया तो अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। देखो तो P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। P इनिशियल कितना था? 1 ATM। P वॉल्यूम कितना था? जो जिसमें चाहो जहां मन करे वो लिख दो, 5 सेंटीमीटर क्यूब। P फाइनल कितना प्रेशर हो गया बेटा? 2 ATM। तो वॉल्यूम फाइनल कितना हो जाएगा? 250 सेंटीमीटर की। 250। तो क्लियर ही तो है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए था ना? Yes sir, वॉल्यूम decrease. कम ही आया, देखो डिक्रीज 500 सेंटीमीटर क्यूब से 200 सेंटीमीटर क्यूब। सर हाँ सर यहाँ पे प्रेशर ऑफ H2O कैसे निकला? प्रेशर ऑफ H2O तो ये हाइट प्रेशर ही तो मारती है, हाइट जो होती है उसकी। ये जो वाटर है, वाटर की जितनी हाइट होगी Yes, 10⁻³ मीटर, तो हाइट P इज इक्वल टू, अभी फार्मूला बताया था ना फिजिक्स में, HdG। तो हाइट जो होती है वो भी क्या बनाती है? प्रेशर। लेकिन हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ये कंसेप्ट यूज कर लेंगे कि जब भी 10 मीटर हो वाटर, 10.33 मीटर हो, तो किसके बराबर होगा? एयर के। एयर के कितने प्रेशर के बराबर लोगे उसको? 1 ATM. 180. तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा ना आपका डायरेक्ट।
जितना भी दे रखा हो, जैसे यहाँ 5 मीटर होता, सपोज 5 मीटर, तो कितना प्रेशर लेता मैं एटीएम में भाई? 10 अप्रोक्सीमेट 10 मीटर किसके बराबर है? 1/2 1/2। यही तो मैं आपके माइंड को प्रिपेयर करना चाहता हूं कि कैलकुलेशन माइंड में होनी चाहिए, पेन कॉपी फार्मूलों से नहीं। भाई 10 मीटर वाटर की हाइट है तो इसका मतलब 1 एटीएम प्रेशर लग रहा है। 5 मीटर वाटर है तो इसका मतलब कितना प्रेशर होगा उसका? 1/2 1 एटीएम लग रहा है, वो तो हाफ एटीएम। हाफ एटीएम हो जाएगा। सर। मतलब एटीएम का मतलब क्या है? जितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर है ना हमारा, तो 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, उतना 1 एटमॉस्फेयर के बराबर का प्रेशर कितनी हाइट लगाती है वाटर की? 10.33। 10.33। बस ये ध्यान रखना। क्लियर? चलूं आगे? यस सर। अब सपोज मैंने आपको ऐसा प्रॉब्लम दे दिया एज एग्जांपल, मैंने कहा ये एक टेस्ट ट्यूब है ये आपके पास, और टेस्ट ट्यूब में एक मरकरी रखा हुआ है और इसको हॉरिजेंटली मैंने ऐसे रख दिया, यहां हॉरिजेंटली रख दिया, यहां एयर है, इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, और एयर की हाइट है यहां पर 10 सेंटीमीटर। अब मैंने इसी टेस्ट ट्यूब को ऐसे कर दिया बेटा, ओपन माउथ है, अब मुझे यह पता करना है या मरकरी हो गई, तो ये जो एयर है इसकी हाइट होगी L1 सेंटीमीटर, ये L1 निकालना है। फिर एक बार मैंने ऐसे कर दिया, तो एक तो L1 निकालना है, एक मैंने इसको उल्टा रख दिया, टेस्ट ट्यूब को मैंने ऐसे उल्टा रख दिया, यहां मरकरी ले लिया, यहां फिर एयर आ गई, यहां एयर यहां आई थी, यहां L2 आ गया, तो ये कैलकुलेट करना, मतलब एयर कॉलम की लेंथ निकालनी है मुझे ए और बी सिचुएशन में। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? पहले देखो आप इन दोनों को सोल्व करो। आपको तो कॉन्सेप्ट पता है कि भाई P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, ये सपोज 1 सिचुएशन है, P2 V2 सिचुएशन है, ये 3 सिचुएशन है सपोज, तो P1 V1 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? P2 V2। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आ गया, ओके। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर P1 पहले वाला प्रेशर लिया, अब पहले वाला प्रेशर लिया तो जब भी प्रेशर जो है एयर का तो लगेगा, कैसे भी रखो एयर का प्रेशर तो लगना ही लगना है, ऐसे लगना है एयर का, तो एयर का प्रेशर कितना होता है? 1 एटीएम, मतलब वो तो प्रेशर लगना ही है। लेकिन जब मरकरी ऐसे होराइजेंटल होगा तो उसका प्रेशर, मरकरी का प्रेशर नहीं लगता, 0 होता है मरकरी का प्रेशर एयर के ऊपर। तो इसका मतलब यहां पर P1 प्रेशर कितना आएगा बेटा पहले वाले केस में? एयर के ऊपर प्रेशर, जो एयर ये रही आपकी, यहां एयर रखी हुई है, एयर पर प्रेशर मरकरी का तो लगेगा नहीं, हॉरिजॉन्टल होता है, cos थीटा होता है ना, cos 90 की वैल्यू आ जाती है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है, इसलिए प्रेशर इसका तो रखेंगे नहीं हम, लेकिन एयर का प्रेशर लगेगा तो कितना लगेगा इस केस में प्रेशर? 1 एटीएम। और वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम क्या होगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, सपोज ए मान लो, कुछ भी मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया, सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेटा वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है, या एरिया इंटू हाइट होता है, या लेंथ होता है? होता है नहीं होता? वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो यहां पर Yes, sir. एरिया क्या ले लेते हैं बेटा?
A सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ ले लेते हैं इसकी, तो लेंथ कितनी है 10A सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूं, बताओ जरा। 10A सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिख सकता हूं मैं? कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं लिख दिया ना? नो सर। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। एरिया मान लिया ए है क्योंकि ग्लास ट्यूब है, वही वाली ट्यूब इधर है, वही वाली है, ए इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये देखो P2 प्रेशर। अब लिखो आप P2 प्रेशर। अब आ जाओ दूसरे वाले डायग्राम में। अब देखो मैंने ओपन माउथ ऊपर की साइड रखा हुआ है और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है ये। अब प्रेशर कैसे देखोगे आप? अब आपको हॉरिजॉन्टल है प्रेशर, देखोगे इस एयर के ऊपर, एयर है यहां, तो देखो मरकरी का प्रेशर भी लग रहा है और ऊपर एयर का प्रेशर भी लग रहा है। तो एयर का प्रेशर कितना है बेटा 1 ATM। 1 ATM। 1 ATM को सेंटीमीटर में है तो इसको 76 सेंटीमीटर भी तो लिख सकता हूं बेटा मैं। 1 ATM को क्या लिखा जा सकता है 76 सेंटीमीटर। क्योंकि नीचे भी मरकरी है +0। अब ये देखो क्यों लिख रहा हूं ऐसा, एयर का प्रेशर 1 ATM, यहां एयर का प्रेशर कितना आएगा बेटा 76 सेंटीमीटर। और हाइट इस मरकरी के कॉलम की हाइट कितनी है, अब हॉरिजॉन्टल है तो लगेगा इसके ऊपर, ये वर्टिकल कितनी हाइट बताई थी उसने, तो टोटल ऐड हो गया 76 + 8 ऐड हो गया प्रेशर। तो टोटल प्रेशर एयर के ऊपर कितना लगा अब 76 + 8 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम कितना होगा A × L, L नहीं पता अब हमें। अब सोल्व करो बेटा, A से A कैंसिल, ये हो गया 760 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा देख लो 84 × L। तो L की वैल्यू कैलकुलेट करो, L इज इक्वल टू, मतलब L1 ले रहे हो तो L1 लिखो, L1 इज इक्वल टू 760 डिवाइडेड बाई 84। सोल्व करो, देखो कितना आ रहा है बेटा 760 को 84 से पहले छोटा कर लो, कहां तक छोटा हो सकता है ये हो जाएगा 380 42, यहीं तक ही हो सकता है, और हो सकता है 190 21। तो 190 को 21 से करना जरा, कितना आ रहा है 8 पे चला जाएगा, 9 पे चला जाएगा, 9 2 18, 919 9 2 18 है ना। तो अप्रोक्सीमेट L1 कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। पहले कितना था एयर का कॉलम का लेंथ, देखो स्टार्टिंग में 10 सेंटीमीटर, क्योंकि पहले प्रेशर सिर्फ 1 ATM या 76 सेंटीमीटर लग रहा था, लेकिन अब कुछ प्रेशर बढ़ गया, 8 सेंटीमीटर और बढ़ गया, 76 + 8 बढ़ गया, प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कुछ कम हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो लेंथ कम होगी। अब आपको इसमें निकालना है, देखो अब इस केस में सोचो, अब इस केस में क्या होगा कि मरकरी तो ग्रेविटी के थ्रू इधर चलेगा, अपना प्रेशर इधर डालेगा, एयर ने हमेशा इसके ऊपर ही डालना है। तो एयर का प्रेशर कितना होगा, वो तो फिक्स है 1 ATM या 76, और मरकरी की लेंथ फिक्स है 8 सेंटीमीटर। लेकिन नेट प्रेशर कितना आएगा आपकी बार, देखो अब आप करो P1 V1 इज इक्वल टू, माइनस हो जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P3 V3। P1 कितना प्रेशर था आप स्टार्टिंग में 76 सेंटीमीटर, वॉल्यूम था A इंटू लेंथ था स्टार्टिंग में 10। P3, अब देखो P3 जो इस केस में आएगा थर्ड वाले में, अब की बार 76 - 8 होगा, क्योंकि ओपन माउथ डाउन है 68। जब टेस्ट ट्यूब का ओपन माउथ डाउन हो तो मरकरी का प्रेशर कम कर देना है, जब ओपन माउथ अप हो तो
आपने प्लस कर देना। ओपन माउथ ऐसे हो साइड में तो आपने कुछ भी नहीं करना। तो अब देखो 76 माइनस 8 इंटू क्या करना है, ए इंटू L2। तो ये कितना आ गया 760, ये कितना हो गया 68 L2। तो L2 इज इक्वल टू 760 बाई 68। ये मेरे ख्याल से 11 के आसपास आ जाएगा। 70 कर देता मैं इसको, 70 0 चला जाता 717, 10.8 के आसपास कुछ आ जाएगा, 11 के आसपास आ जाएगा। .8 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम सारे आप बॉयल्स रूल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बहुत सारी प्रॉब्लम बनती है बेटा इसमें, कुछ मैंने जर्नल सैंपल्स जो हैं वो आपसे शेयर किए हैं। तो बेस्ट यही है कि जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो होगा माइंड ओपन होगा और आपका माइंड तेज चलेगा और हाथ भी तेज चलेगा, कैलकुलेशन भी इजीली होने लगेंगी आपकी। जैसे पौंड का एग्जांपल दिया, टेस्ट ट्यूब का एग्जांपल दिया मैंने कि कितना प्रेशर, और जनरल क्वेश्चन होते ही हैं आपके, दोनों जगह काम आएंगे, फिजिक्स में भी काम आएंगे, केमिस्ट्री में भी काम आएंगे। क्लियर? सर डाउट? सर ये समझ नहीं आया, P1 में 76 प्लस 8 क्यों नहीं हुआ? 8 अब एयर कहाँ रखी हुई है, देखो ऊपर की साइड है। यस सर, हॉरिजॉन्टल है। हाँ हॉरिजेंटल है, लेकिन और टेस्ट ट्यूब का माउथ कहाँ है? हॉरिजॉन्टल नीचे? है। हाँ नीचे है। मरकरी अब एयर के ऊपर थोड़ी प्रेशर लगा रहा है। मरकरी जो एयर कॉलम है, L2 लेंथ है, जो यहां एयर होगी इस एयर के ऊपर थोड़ी लग रहा है। माउथ नीचे हो गया तो वो तो नीचे लगाएगा अपना ग्रेविटी के थ्रू। बाकी जो एयर का प्रेशर है वो तो चारों तरफ लगता है, सब जगह ही लगता है। तो आपका टोटल, आपने ये देखना है कि टोटल प्रेशर कितना लगा आपको। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। आ रही है स्क्रीन अभी? नो सर। सर अभी नहीं आ रही। हाँ तो कोई बात नहीं, आप उसको अभी सुन लो। अभी स्क्रीन अभी चलेगी है, दोबारा अटैच करने में टाइम लग जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब टेस्ट ट्यूब में मरकरी तो हमेशा माउथ की तरफ जाएगा मरकरी, यस सर। और जब टेस्ट ट्यूब का माउथ ऊपर होगा तो मरकरी भी अपना प्रेशर नीचे डालेगा यस सर, नीचे डालेगा और एयर भी नीचे डालेगा। हाँ मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। यस सर, प्लस ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर टेस्ट ट्यूब को बिल्कुल उल्टा कर दें हम, यस सर। टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर देंगे तो एयर का प्रेशर तो जो लगना है वहीं लगेगा, चारों तरफ ही लग रहा है वो तो। लेकिन मरकरी का प्रेशर अब उस ऊपर वाले कॉलम पे नहीं लग रहा। मरकरी किस साइड में जाएगा वो अब? सर अब नीचे की तरफ गिरेगा। Yes. नीचे की तरफ गिरेगा तो ऊपर वाली जगह पे प्रेशर नहीं डालेगा, तो उल्टा कम हो जाएगा उसमें प्रेशर। यस तो सर। एयर के प्रेशर में उतना प्रेशर माइनस कर देंगे। क्लियर? ओके सर। सर हाँ जो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर की एयर है ये भी तो अपनी थोड़ा बहुत प्रेशर लगाएगी ना? नहीं, उसके ऊपर तो हम निकाल रहे हैं। हम जो टेस्ट ट्यूब की जो अंदर वाली एयर है उस एयर का ही प्रेशर निकाल रहे हैं या वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, उसको तो कंसीडर कर रहे हैं ना हम कि उसके ऊपर कितना लगेगा, उसका प्रेशर या वॉल्यूम चेंज कितना होगा, उसका खुद का कंसीडर नहीं करना हमने प्रेशर, उसी का तो निकालना है हमको। सर जब टेस्ट ट्यूब हॉरिजॉन्टल है तब तो मर्क्यूरी एक कुछ भी प्रेशर नहीं लगा रहा ना? हॉरिजेंटल में मरकरी लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसका टेंजेंट कोस थीटा हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा वो मरकरी का प्रेशर। ओके हाँ, cos 90 ठीक है है ना? सर यस। हाँ सर जो आपने नॉलेज क्लाउड में बताया था वो हम्म, HDG ऑफ मरकरी इज इक्वल टू HDG ऑफ H2O, हाँ सर दोनों का प्रेशर सेम कैसे आ गया था? क्योंकि 1 ATM में ले रहे हैं ना हम, तो हमने कर दिया, हमने एटमोस्फेयर में एक बर्तन के अंदर एटमोस्फेयर में मरकरी बना के छोड़ दिया डाल के, और Yes. उसी एटमोस्फेरिक प्रेशर में हमने पानी डाल के छोड़ दिया और कोई चीज रख दी हमने, उसके अंदर वो लिक्विड ऊपर बढ़ने लगा। तो बढ़ेगा तो हाइट तो उतनी ही जाएगी ना जितना 1 ATM प्रेशर है। तो दोनों साइड प्रेशर कितना लग रहा है एयर का? 1 ATM। 1 ATM। 1 ATM में कोई भी लिक्विड कितना ऊपर चढ़ेगा तो
तो वो है तो 1 एटीएम प्रेशर के इक्विवेलेंट है ना वो। सर फिर HDG ऑफ H2O को 1 ATM के इक्वल भी तो रख के पुट आंसर निकाल सकते थे हाइट। हाँ, तो आपकी दो इक्वेशन बन जाती। पहले आप लिखते HDG मरकरी इज इक्वल टू 1 एटीएम, फिर रखते आप HDG वाटर इज इक्वल टू 1 एटीएम। अब दोनों को इक्वेट करते तो यही आता ना, सर नहीं HDG मरकरी इज इक्वल टू HDG वाटर। सर, क्योंकि आपने कहा कि वो प्रेशर 1 ATM दे रखा है और HDG का मतलब प्रेशर होता है, तो HDG ऑफ H2O इक्वल टू 1 ATM। यहाँ पे हाँ। HDG पद और दूसरे साइड में क्या लिखोगे, दूसरा इक्वेशन क्या बनाओगे? सर आंसर तो फिर इसी इक्वेशन से निकल जाएगा ना, क्योंकि हमें D पता है और G पता है, H निकालना है। नहीं, ये तो हमें रिलेटिव निकालना है कि हमारा मरकरी, हम 1 एटीएम के इक्वल मरकरी 76 सेंटीमीटर लेते हैं मरकरी, तो वाटर कितना जाएगा, तो मरकरी से कंपेयर करना पड़ेगा ना वाटर को। ओके सर। ठीक है, ओके, चलो मैं अब लीव कर रहा हूं। सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन। गुड इवनिंग सर।